Hello students, we are reading our third lesson, Journey to the End of the Earth. This is the journey of Antarctica, and the writer is this lesson is Sani Doshi. Is describing his journey to Antarctica. What did he see there? और हमको बताती है कि किस तरीके से जो हमारा प्लैनेट है उसके बारे में अवेयरनेस किस तरीके से होनी चाहिए और जो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है वो कितना रियल है। तो हमने यहाँ तक पढ़ दिया था दैट कि जो हिस्ट्री है अंटार्कटिका की वो क्या है कि मिलियंस एंड मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड। और फिर जो गोंडवाना लैंड था दैट वाज एग्जिस्ट समवेयर वेयर नाउ डेज इज़ अंटार्कटिका। और किस तरीके से फिर जो है मैमल्स का जो एरा है वो शुरू होता है और फोर्स पड़ता है, दबाव पड़ता है ग्लोब पे, एंड it takes shape like we see it today. Let's start today's text from here. For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. Not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imaginations. अब राइटर कहता है, राइटर इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया and he says that I am South Indian and where I see always sun hammering. तो उस आदमी के लिए जिसने हमेशा जो है गर्मी में रहा है, इस ऐसे स्थान पर रहना 2 वीक के लिए वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर कि पूरे संसार का 90% बर्फ़ जो है, आइस जो है वो स्टोर्ड है। तो एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, केवल जो सर्कुलेशन सिस्टम है बॉडी का और जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं बॉडी के उनके लिए, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि इमेजिनेशन को भी जमा देने वाला है। ठीक है, सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस जो बॉडी में होते हैं, जिनसे जो है केमिकल्स बनते हैं जब हम खाना खाते हैं, उसको मेटाबॉलिक फंक्शंस कहते हैं। और सर्कुलेटरी मीन्स जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है। मेटाबॉलिक फंक्शन का मीन्स है कि जो जो हम फूड लेते हैं उसको जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, लेकिन इमेजिनेशन जो हमारी हैं उनको भी जमा देने वाली ठंड यहाँ पे। इट्स लाइक वॉकिंग इन अ जैंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। यानी ये एक ऐसा ही है जैसे एक बहुत बड़ा पिंग पोंग बॉल हो। चाइना में जो टेबल टेनिस होता है उसकी जो बॉल होती है, टेबल टेनिस को वो पिंग पोंग बोलते हैं, तो उसकी बॉल जो होती है वाइट कलर की। ऐसा है कि जो अंटार्कटिका है वहाँ जाना ऐसा है जैसे आप बहुत बड़े एक पिंग पोंग बॉल में बंद हो गए हैं। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है। अब यहाँ पे ह्यूमन मार्कर का मतलब क्या है? ह्यूमन मार्कर मीन्स है कि मनुष्य के कोई चिन्ह नहीं है, मानव के कोई चिन्ह नहीं है। अब मनुष्य के चिन्ह क्या होते हैं? जैसे स्कूल बोर्ड हो गया, होर्डिंग बोर्ड हो गया, है ना, बिल बोर्ड्स हो गए, ट्रीज हो गए, बिल्डिंग्स हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ओनली आइस एंड आइस एवरीवेयर। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हियर। द विजुअल स्केल ranges from the microscopic to the mighty, midge and mites, to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. अब यहाँ पे जो विजुअल स्केल है, विजुअल स्केल मतलब होता है कि जो हम देखते हैं तो हम छोटे से छोटा, यानी माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है द थिंग्स वी ओनली कैन सी बाय अ माइक्रोस्कोप। ऐसी चीज़ें केवल जो माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती हैं, विदाउट इसके नहीं देखी जा सकती। और बहुत बड़े बड़े भी हैं, मिज हैं, माइट्स हैं, जो स्पाइडर्स की स्पाइसी स्पीसीज़ हैं, ब्लू व्हेल्स हैं और आइसबर्ग्स हैं। इतने बड़े आइसबर्ग्स जितने की कंट्रीज़ होती हैं। सबसे बड़ा जो आइसबर्ग्स जो रिकॉर्ड किया गया
वो बेल्जियम के साइज़ का था, एक कंट्री के साइज़ का, यानी इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स यहाँ पे हैं। डेज गो एंड ऑन इन surreal 24 hours austral summer light and a ubiquitous silence, uninterrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet, consecrates the place. It's immersions that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. And for humans, the prognosis isn't good. अब यहाँ पे क्या है कि जो 24 सररियल सनलाइट है, ऑस्ट्रल समर लाइट जिसको कहते हैं, यानी 24 घंटे चमकने वाला सूरज यहाँ पे होता है, ठीक है, लाइट रहती है। एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस, और एक एक प्रकार की यूबिक्विटस, जो यूबिक्विटस मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, बहुत ही एक शांति है चारों तरफ फैली हुई, अनइंटरप्टेड, जिसको कि कोई इंटरप्शन नहीं है बीच में, बिल्कुल शांत है ये कॉन्टिनेंट। ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और काल्विंग आइस सीट, केवल कभी कभी जो है ओकेजनली एवलांच आते हैं। एवलांच का मीन्स क्या होता है, जब कोई आइसबर्ग्स या आइस सीट जो है मेल्ट होकर नीचे गिरती है तो उसको एवलांच कहते हैं, ठीक है। और काल्विंग द आइस सीट, और जब काल्व होता है आइस सीट का, कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, इस प्लेस को कॉन्सिक्रेट्स करते हैं। इट इज़ एन इमर्जन, इमर्जन मीन्स होता है क्या, मतलब किसी चीज़ में सिंक हो जाना, एकदम से वरीड हो जाना, डूब जाना। तो आप अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में एकदम से डूब जाते हैं। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोगोनेसिस, प्रोगोनेसिस मीन्स होता है जो हम गैस करते हैं, गैसिंग, अनुमान लगाना, अच्छा नहीं है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है इस कॉन्टिनेंट पे। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। यानी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, पार्टली मीन्स होता है मेयरली, 12,000 साल हुए हैं अभी, और जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से कुछ ही सेकंड हुए हैं, ठीक है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट्स ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़। और इतने छोटे से समय में भी हमने मैनेज किया एक डोमिनेंस को नेचर के ऊपर, विलेजेस बना दिए, टाउन्स बना दिए, मेगा सिटीज़ बना दी। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। तो आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, इसके कारण से जो अन्य स्पीसीज़ हैं, अन्य प्रजातियां हैं यहाँ पृथ्वी पर, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, जो सीमित संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके लिए हम लड़ने वाले हैं उनके साथ में। और अनमिटिगेटेड, अनमाइंडफुल भी कहते हैं अनमिटिगेटेड को, यानी बिना ध्यान में रखे हुए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसको हम जला रहे हैं, और इसके कारण से एक ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड क्रिएट हो रही है, और जो श्योरली धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ा रही है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe. अब जो है क्या होगा, क्या क्लाइमेट चेंज जो है आजकल एनवायरमेंटल डिबेट्स का एक मेन इश्यू होता है। तो क्या अंटार्कटिका आइस शीट पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम का जो ओशन करंट है वो डिस्रप्टेड हो जाएगा? डिस्रप्टेड मीन्स वो अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? हो सकता है, मे बी नॉट, नहीं भी हो सकता। इधर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। लेकिन कुछ भी हो, अंटार्कटिका जो है एक क्रूशियल एलिमेंट है इस डिबेट का, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन कभी भी नहीं रही, कभी भी इसने ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं किया। एंड देयर फॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन मीन्स होता है एनिसेंट, प्राचीन in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores half million years old
कार्बन रिकॉर्ड्स। लेकिन इसलिए क्योंकि इसके जो आइस कोर्स हैं उसमें जो हैं कई मिलियन, 500,000 ईयर्स के ओल्ड जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रैप्ड हो रखे हैं इसकी लेयर में। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अगर हम एग्जामिन करना चाहते हैं अपने पास्ट फ्यूचर को पृथ्वी के, तो अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। वी कैन get knowledge about our past or the planet's past, or also we can imagine or guess where we are heading towards and what will be the future. Okay, thanks for today.